कल कहाँ तक हो गया था बेटा? फेज तक कर लिया था सर, सिंपल हार्मोनिक फेज तक हो गया था। ओके ओके ओके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लें सारी चीजें जो कल हम लोगों ने करी थी। चलो जी, वंशिका, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सर द मोशन विच occurs आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। या इंडेफिनेट इंटरवल या इनरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो अकरली रिपीटेड कहेंगे बेटा। यस। हाँ, रिपीटेड यानी रिपीट होता है। ठीक है, तो जो मोशन रिपीट होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन। कोई एक एग्जांपल बेटा? सर अ पेंडुलम ऑफ सर बॉब ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम। बॉब ऑफ पेंडुलम। इज इट ऑसिलेटरी और पीरियोडिक? सर ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी। पीरियोडिक का, स्पेशली पीरियोडिक। सर दोनों सर है। रोटेशन ऑफ अर्थ। दोनों है, हर्ष ने बिल्कुल सही बताया, ये दोनों हैं। चलो, अब मुझे एक चीज बताएंगे सब बच्चे कि ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में क्या डिफरेंस है। हर्ष? सर मैं हम्म सर ऑसिलेटरी में पहली बात एक मीन पोजीशन के अबाउट ही होता है और डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है। ओके, और पीरियोडिक में बाउंड होता है, मतलब सर हाँ, पीरियोडिक ऑसिलेटरी बाउंड होता है, बस रिपीटेड होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। ऑसिलेटरी में बाउंड होता है। ओके, तो क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकते हैं? नहीं सर। सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकते हैं? यस Yes, सर। यस सर। गुड गुड गुड। ओके ओके। What is the expression of harmonic oscillation? Y is A sin omega t. Y is equal to A sin omega t. In which A क्या है? Maximum सर displacement. एम्पलीट्यूड। Maximum Displacement. maximum displacement कहां से? Mean position से. मीन पोजीशन से। और ओमेगा क्या है? Angular frequency. एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या वैल्यू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की? 2 pi mu. 2 pi mu. Yes. Okay okay. And what about 2 pi by t? एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ठीक। विश्वा, फेज क्या है विश्वा? यस सर। फेज, डिफाइन फेज। सर फेज होता है तो फंक्शन सर उसका वो बता दो सर, फॉर्मूला उसका। हाँ जो मर्जी, जैसे मर्जी। सर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा। सर इसका मतलब है सर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बताता है पार्टिकल का। बेटा पहली बात तो आपने एक्सप्रेशन गलत बताया। फेज का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t नहीं है। Yes. फेज का, हाँ फेज का एक्सप्रेशन नहीं होता कोई। फेज जो है वो खुद ही अपने आप में एक एंगल है, दैट इज ओमेगा टी। जो साइन या कोसाइन के साथ आर्गुमेंट होता है दैट विल बी फेज। ओके ओके सर। Yes. हाँ, ये जो आपने एक्सप्रेशन सुनाया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये फेज का एक्सप्रेशन नहीं है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, जो आपको डिस्प्लेसमेंट का आप कह सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है।
कि किसी भी ऑसिलेटरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन क्या है, y is equal to a sin omega t, where y is the displacement of oscillating particle at any instant of time t from mean position, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। तो बेसिकली फेज क्या हुआ, कौन एक्सप्लेन करेगा? दिवजोत। सर फेज इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमें पोजीशन और डायरेक्शन बताता है वाइब्रेटरी पार्टिकल का। ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, At any ठीक है ना, instant. फ्रॉम द, हाँ फ्रॉम From मीन mean पोजीशन। हाँ, वेरी गुड, गुड, चलो गुड। यानी कि ये चीजें तुम लोगों को इसका मतलब क्लियर हो गई, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी और ये अगर क्लियर है तो हमें ऑसिलेशन समझने में बहुत आसानी रहती है। फेज मतलब अब- ओमेगा, सर फेज Yes, बेटा, मतलब yes. ओमेगा टी, ओमेगा टी, थीटा, फाई, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी जो साइन या कोसाइन के साथ आपका आर्गुमेंट लगा हुआ है, बेसिकली ओमेगा टी इसलिए लिया जाता है क्योंकि ओमेगा टी से हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता चलती है, यानी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी पता चलता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, Okay, sir. क्लियर है। तो वो हमें दोनों चीजें बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल भी बताता है, इसलिए उसको हम फेज कह देते हैं, ठीक है बेटा। लो जी, आज हम लोगों ने, अच्छा कल मैंने लास्ट में आप लोगों को फेज डिफरेंसेस बता दिए थे, π/2 कब होता है, 0 कब होता है, 180 कब होता है, ये सबको क्लियर हो Yes, गया sir. अच्छे से? हाँ, Yes, sir. अब हाँ जी, Yes, बिल्कुल। sir. आज हम लोग नया आगे से काम शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो जाता है इसके अंदर। जो बेसिक चीज हमने पढ़नी थी वो हमने कल कर ली, अब इसके अंदर कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे जो मेन पढ़ने वाले यहां से होते हैं स्टूडेंट। दैट इज, सबसे पहला आता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेडिंग डालते जाएंगे सभी बच्चे, कॉपी भी उठा लें, नोटबुक्स खोल लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैभव है या चला गया? वैभव, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ये तो पढ़ा दिया था मैंने तेरे को। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? हमने तो इसके वो भी कर लिए ना बच्चे, एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ निकाल लिए, तो ये आना चाहिए। नहीं आता, भूल गया? हाँ जी सर। चलो सुनो फिर ध्यान से सब बच्चे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम प्यार से SHM भी बोल देते हैं। सिंपल S, हार्मोनिक H, मोशन M, SHM। तो पूरा हमेशा लिखने की जरूरत नहीं होती, SHM लिख सकते हैं। देखो, जब कोई भी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में हो, या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जब ऑसिलेटरी मोशन में है, यानी वो रिपीट कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बट साथ में हम एक चीज और इंक्लूड कर देंगे अब इसके अंदर, अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है किसी मीन पोजीशन के ऊपर, किसी पॉइंट के अबाउट, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है, वो रिपीट हो रहा है, मोशन कर रहा है इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये लाइन एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हो गई, अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब कहोगे कि सर ये क्या है, तो कुछ नहीं है, हम इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे बोलते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है जिसमें पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करता है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, तो वो अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो मोशन अकर करता है, तो उसको हम कहते हैं
SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो डेवलप होती है वो ऑलवेज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट, वो भी ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, जैसे स्प्रिंग में होता है, याद है ना, स्प्रिंग में जब हम कंप्रेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो अंदर हो गया और रीस्टोरिंग फोर्स कहां होती है, बाहर, तभी तो हम जब उसको छोड़ देते हैं तब वो बाहर चला जाता है, और जब स्ट्रेच कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई बाहर बट रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ डेवलप होती है। तो यही सेम चीज अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, अगर कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फॉर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो, सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अब ये चीज भूलने वाली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि इसका मतलब जो फोर्स होगा, जो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, याद रखने वाली चीज क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, Opposite direction. हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको पता ही है, लाइक अ स्प्रिंग, जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप होती है जो उसको पुल बैक करता है दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए। तो जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दें तो इट वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, है ना। तो वो क्यों करता है, अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। तो उस ऑसिलेशन को, इस टाइप के जितने भी ऑसिलेशन होंगे या वाइब्रेशंस होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके ओके सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है जी, क्लियर। यानी इसके अंदर एक फॉर्मूला जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स का लगेगा वही पुराना वाला लगेगा, F इक्वल टू क्या था रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस KX। वेरी गुड, KY भी लिख सकते हैं, KX भी लिख सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं तो KX लिख देंगे, वर्टिकली दिखा रहे हैं तो KY लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके Yes, sir. ओके, ठीक, गुड। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया। अब हम इनकी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि SHM की, अगर कहीं पर हम कहते हैं कि SHM एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब के एक्सप्रेशंस हम निकालेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट उससे पहले एक टॉपिक आता है आपके पास, मैंने जो नोट्स भेजे थे उसके अंदर होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इन SHM, है ना। Yes, sir. तो हाँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM करके एक टॉपिक होगा जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो ध्यान से सुनना है आपने। तो लाइन वाइज थी ना? हाँ, वो लाइन वाइज है बेटा, मैंने अब उल्टे होंगे लेकिन मैंने नंबर लिख दिए हुए हैं, हर पेज के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। मैंने भी सर ऐसे स्टेपलर कर दिया उल्टा गलती से। कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, ऊपर नंबर है, मैंने सब पेजेस पे नंबर डाल दिए थे ताकि अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो दिक्कत ना आए बच्चों को। मैं हर इस बार अब जब भी भेज रहा हूं तो नंबर लिख के भेज रहा हूं ऊपर पेजेस के। चलो, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM, या फिर आपकी बुक में एक चीज लिखी मिलेगी, द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक SHM और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको एग्जाम में या वैसे भी पूछा जा सकता है, किस नाम से, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ SHM। कि ज्योमेट्रिकली देखो क्या है कि कोई एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कोई अगर बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ एक्वायर कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो वो भी SHM जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब कहोगे वो SHM कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि वो तो वैसे तो देखा जाए पीरियोडिक मोशन तो है ही है, अगर वो लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में है तो वो एक पीरियोडिक मोशन तो है। बट SHM के अंदर क्या कंडीशन है,
Restoring force. सर रिस्टोरिंग फोर्स और- डेवलप होना चाहिए। और वो periodic- क्या वो periodic नहीं नहीं सुनो क्या वो periodic motion होगा या अरे मेरी सुन लो ऑस्किलेटरी सर। ऑस्किलेट हाँ ऑसिलेटरी मोशन होगा, वो पीरियोडिक नहीं है। हमें पता है कि कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो पीरियोडिक मोशन है, हम यही कहते हैं, ठीक है। बट हाँ अब हमने ये देखना है कि क्या ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल इसमें मूव करता हुआ, तो अब वो देखने वाली बात है, ध्यान से देखना कि वो उसको किस टाइप से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो समझना है आपने, ठीक है। हम कहते हैं पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम at any instant of time it will be at point P. जिस पार्टिकल को हम लिख रहे हैं, जो पार्टिकल एसएचएम सर्कुलर पाथ में है, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है उस पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं रेफरेंस पार्टिकल, दैट इज रेफरेंस पार्टिकल, रेफरेंस, ओके। ये रेफरेंस पार्टिकल हो गया आपका, और ये जो सर्कुलर हो गया वो रेफरेंस सर्कल क्या देते हैं, इसको क्या कह देंगे, रेफरेंस सर्कल क्या देंगे, ओके। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, अब मैं क्या कहता हूं, ये एंगल कितना ले रहा है, थीटा ले रहा है, ये तो थीटा फिलहाल तो लिखना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन चलो मैंने फिलहाल लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू यू नो दैट ओमेगा टी, कल बताया था ना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो पता ही है। हाँ अब मैं यहां से बात करता हूं कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको मैं नेम लिख देता हूं एम, और दिस इज सेंटर ओ, ओके ओके सर। ठीक। Yes, sir. पी पॉइंट पर जब वो किसी इंस्टेंट पर पी पॉइंट पर था, वहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इसको कहते हैं फुट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसको, फुट ऑफ प्रोजेक्शन। जो ये पॉइंट हो गया आपका परपेंडिकुलर पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, फुट ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन हो गया, ओ से ये जो पी ऐसे आया, दिस इज प्रोजेक्शन, और उसका जो फुट हो गया वो यहां पर आ रहा है इस डायामीटर के ऊपर, ये डायामीटर ही तो हो गया, एक्सओ एक्स, इसका नाम लिख देते हैं एक्सओ एक्स, एक्सओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ओके। यस सर। Yes, sir. ओके बस अब खेल खत्म, ध्यान से सुनना। जब पार्टिकल, ये मैं क्या लिख गया, उल्टा नहीं लिख गया तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, वर्टिकल को देखना मैंने क्या लिख दिया, मैं भी कहूँ ये क्या हो गया। एक बात हाँ पूछनी है सर, आपके हाँ पास जी। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है, पर सर बुक के अंदर लिखा है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। हाँ तभी तो हम एसएचएम कर रहे हैं यहां पर, तभी तो मैंने कहा कि ये जो आपका सर्कुलर पाथ है बेसिकली तो हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक होता है, यही बहुत कर रहे हैं ना। और इसी के अंदर हम तभी तो प्रूफ कर रहे हैं कि ये एसएचएम भी एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, कि हम तो कहते हैं भाई ये पीरियोडिक है, पर ये पीरियोडिक नहीं है, ये स्पेशल टाइप का पीरियोडिक हो गया जो ऑसिलेटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। और अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स जिसको कह सकते हैं, या टू एंड फ्रो, क्योंकि ऑसिलेटरी का मतलब क्या हो जाता है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करे। तो देखना ध्यान से, वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तभी तो हम एसएचएम यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसीलिए टॉपिक इसमें डाला गया है ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, कि पीरियोडिक मोशन भी आपके कई जगह पर एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं। वो कैसे कर रहा है देखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ, तो ये जो फुट है, ये जो फुट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये कहां से कहां मूव करेगा, ओ से वाई के बीच में। यस सर। दोबारा बताना एक सेकंड, कोई आ गया। दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा, जब पार्टिकल इस एक्स से स्टार्ट होकर, मैं पूरा बता दो। जब ये पार्टिकल एक्स से लेकर वाई तक के बीच में होगा, तो ये जो आपका फुट ऑफ प्रोजेक्शन है यानी कि ओ एम, तो ये ओ से स्टार्ट होकर वाई तक जाएगा। यस। और जब पार्टिकल वाई से एक्स डैश होगा, तो यही फुट ऑफ प्रोजेक्शन वाई से ओ तक आएगा।
Yes, sir. Yes, sir. और जब पार्टिकल x डैश से y डैश आएगा तो यही फोटो प्रोजेक्शन फिर O से y डैश जाएगा, और जब यही पार्टिकल दोबारा वापस y डैश से x पर आएगा तो ये फिर से y डैश से O जाएगा। तो ध्यान से देखें कि ये जो फोटो प्रोजेक्शन है ये y डैश में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं ये यहां तक पहले समझ आया कि नहीं, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी करूंगा। सर एक डाउट है। परफेक्ट सर। हाँ जी बोलो बेटा, डाउट बोलो। सर सर, एक बार अगर फिर फोटो समझाओ थोड़ा प्रोजेक्शन पर वो पाई एक्सिस पे भी बन सकते हैं ना? दोबारा बेटा, आवाज बीच में बहुत कट गई। हर्ष बोल रहा है, हर्ष। सर फुट ऑफ प्रोजेक्ट, यस सर। बोल बोल। सर फुट ऑफ प्रोजेक्शन अगर परपेंडिकुलर है तो वो वाई पे भी, एक्स पे भी तो बन सकता है, एक्स एक्सिस पे। हाँ 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 बना सकते एक्स हो, एक्सिस पे भी बन सकता है, बना सकते सर। फिर वो एक्स से एक्स डैश में भी कर सकता है लिविएट। बिल्कुल 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 कर सकता है, बिल्कुल करेगा सर फिर हाँ। तो वही है ना, आपने हमने पार्टिकल, बेटा मेन चीज क्या होती है, आप पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल को हम फिलहाल कहां से कहां मूव करा रहे हैं, एक्स से, ये ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। जिस हिसाब से पार्टिकल मूव करेगा उस हिसाब से तो उसका फोटो प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे ना आप। सर आपने थीटा 45 ले रखा है? अरे नहीं, थीटा 45 नहीं लिया हुआ, ओमेगा टी लिखा हुआ, उसको तू छोड़ दे, थीटा छोड़ ही दे, थीटा मत कर। हाँ, अब हाँ छोड़ दे उसको, लिख देख ही ना, वो हमें जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है बेटा, ये देखो फोटो प्रोजेक्शन कई बच्चों के समझ नहीं आता, मैं तुम्हें रफली बना के दिखाता हूं। देखो ध्यान से देखना को सर, देखो ध्यान से। हाँ हाँ जी बेटा। सर मोशन ऑफ अर्थ को हम कह सकते हैं सर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम मोशन ऑफ अर्थ, हाँ तो वही तो चीज है, बट आपको उसको इसी बिहाफ पे दिखाना पड़ेगा। आप उसका फोटो प्रोजेक्शन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है ना बेटा, डायामीटर और वो चीज, पर अगर हम उसका फोटो प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो वो जरूर करेगा। ओके सर। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, इसलिए मैंने ये नीचे की तरफ बनाया, ध्यान से देखो। पार्टिकल जब यहां था मान लो, तो फोटो प्रोजेक्शन ये बना, ओके। जब पार्टिकल यहां आ जाएगा, जब यहां आ जाएगा तो ये लाइन बन जाएगी, यहां आ जाएगा तो ये लाइन बन जाएगी, करते करते यहां तक आ गया। इसको कह रहे हैं फोटो प्रोजेक्शन। ओके सर। सर फोटो प्रोजेक्शन कहां से कहां काउंट होता है? ओ से लेकर एम तक काउंट होता है? ये बेटा ये ओ से एम, ये एम बढ़ता जा रहा है, एम एम डैश एम डबल डैश ऐसे बढ़ता जाएगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब पार्टिकल एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, जब वाई से पार्टिकल एक्स डैश की तरफ आएगा तो यही प्रोजेक्शन नीचे आ जाएगा, ऐसे 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 समझ गए? ओके सर। ऐसे ये फिर यहां पर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, जब यहां आएगा तो फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे वाई। तो ये फोटो प्रोजेक्शन वाई ओ वाई डैश में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन क्या बनी उसकी, ओ। यस चलो क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाई ओ वाई डैश के हिसाब से जो डायमीटर के अबाउट जो है वो वाई ओ वाई डैश में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो देखो अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में लिखा भी मिलेगा आपको। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो बात वहीं आ गई कि जितने भी आपके सर्कुलर मोशन है तो उसका प्रोजेक्शन का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो होता ही होता है, चाहे वो डायमीटर कोई भी हो, कैसा भी रेफरेंस आपने सर्कल ले रखा हो। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक, यस सर। चलो ओके।
तो इस चीज से हमें पता चलता है कि ये जो पीरियोडिक मोशन जो हम लोगों ने करा, अगर सर्कुलर मोशन का हम लोग पीरियोडिक मोशन लें तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, इट एग्जीक्यूट SHM अबाउट इट्स डायामीटर, और मीन पोजीशन जो होगा उसका वो क्या बनेगा, सेंटर बनेगा सर्कल का। लो जी, अब हम इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको जब नोट्स देखोगे या बुक खोली हुई होगी तो उसमें अगला टॉपिक मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट है सर। हाँ, पहला डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। सर कोई ऐसे मोशन का एग्जांपल देना जो SHM ना रिप्रेजेंट करता हो। जो SHM ना रिप्रेजेंट कर रहा हो? हाँ सर, पीरियोडिक मोशन कोई ऐसा। कोई भी पीरियोडिक मोशन कुछ भी ले ले, बॉल को हम टप्पा दिलाते हैं, टप टप टप, तो उसकी हाइट बाउंडेड नहीं है, कभी कहीं आएगी कभी कहीं आएगी, लेकिन वो रिपीटेड है। अच्छा सर, लेकिन वैसे सारे पीरियोडिक है बट वो ऑसिलेटरी नहीं होगा। ऑसिलेटरी मोशंस तो सारे होते हैं। हाँ, ऑसिलेटरी तो जितने भी हैं वो सारी SHM एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या हुआ, हम इसके अंदर अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टर्म्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। कि SHM कोई अगर पार्टिकल या कोई बॉडी अगर एग्जीक्यूट करती है SHM को, तो उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या है, एक्सेलरेशन है तो क्या है, तो ये आपने निकालने हैं, आप लोगों को याद भी होने चाहिए। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो अगेन वी टेक अ सर्कुलर मोशन, तो हम कहते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। Yes, sir. एंगल कितना ट्रेवल करा, ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू थीटा। ऑल्सो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं कहता हूं ये फोटो प्रोजेक्शन है, यानी पार्टिकल इस पॉइंट पर है, तो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है कैसे देखोगे, दैट इज वाई। क्यों, मीन पोजीशन पे से वो पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, दैट इज वाई, ये वाई आ गया। फोटो Yes, sir. प्रोजेक्शन का ये फायदा होता है। अब समझ आया फोटो प्रोजेक्शन का क्या फायदा है? फोटो प्रोजेक्शन का ये फायदा कि आपको प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है वो, ये वाई है। ठीक है, अगर ये थीटा तो ऑब्वियसली ये भी थीटा, Yes, sir. ऑल्टरनेट। Yes, sir. ठीक है, तो Yes. ये y है, और मैं कहता हूं इस सर्कल का रेडियस ले लेते हैं हम a मैक्सिमम जिसको कहते हैं। तो ये पूरा जो O से लेकर P तक है, मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो वहां हौच पौच हो जाएगा। OM क्या लिख दिया मैंने, y, और OP लिख दिया मैंने a। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो, तो अगर मैं ये निकालना चाहूं थीटा के सामने वाला और ये परवेंट, तो ये साइन थीटा दिख रहा है आराम से, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a, देन y इज इक्वल टू a साइन थीटा। यस सर। एंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ओमेगा टी वाई की कॉम्बिनेशन में। तो ये Yes, तो वही sir. निकल गया ना। वही है बेटा, वही आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। Okay, sir. ओके, तो
हाँ जी बेटा। सर आज ना हमारा फिजिक्स का हाफ ईयरली था। अच्छा, यस सर। कैसा गया? बढ़िया गया सर। ये 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, 28 मार्क्स का सब्जेक्टिव था। और सब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए होंगे और मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन तो नहीं थे? डायरेक्ट ही थे सर। अच्छा, नहीं एप्लीकेशन बेस नहीं दिए केस स्टडी के ऊपर? सर मैं आपको ना फोटो भेज दूंगी। फोटो भेजिए मेरे पास, क्योंकि +2 का तो पैटर्न चेंज कर दिया ना, सर। तो उसके हिसाब से उनका तो पेपर अलग आया इस बार। हाँ सर मैं भेज दूंगी। ऑब्जेक्टिव के तो मार्क्स उसी टाइम पता चल गए, सब्जेक्टिव अभी सर चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कितने आए? सर ये ना 14 क्वेश्चन दिए थे इन्होंने, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 26 आए सर 28 में से। और इसमें से अपने कितने हैं? सर आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है? भाई सबके लिए पूछता हूँ मैं, तेरे लिए हाँ, सर। देख अकेले तेरे से नहीं ना पूछूंगा। रूपाली का? हाँ जी सर। तो कौन सा स्कूल है बेटा? MM इंटरनेशनल। वेरी गुड, वो तो वैसे सर, महान हमारा स्कूलों में से एक है। केस स्टडी सर हमारे उसमें आया था आज। हाँ आया होगा, ठीक है। तो केस स्टडी आई थी, 2 क्वेश्चन और MCQs वाले क्वेश्चंस आए थे। हाँ आगे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैसा गया बेटा? वैसे तो पूछना नहीं गया, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो सबके अच्छे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेना चाहिए। ठीक ठीक आया था सर पेपर। कुछ क्वेश्चन थे जो सर थोड़े बहुत मोल्डेड थे, समझ में नहीं आ रहे थे कुछ तो। वो मिले नहीं ना होंगे बेटा? नहीं वो मिले नहीं ना होंगे बेटा, वो क्वेश्चन मिले नहीं होंगे एक्चुअली ना। ढूंढे तो बहुत होंगे पर वो मिले नहीं होंगे। होता तो यही है ना, जो नहीं मिलते फिर वो टफ हो जाता है, जब मिल जाते हैं तो इजी हो जाता है। नहीं सर चलो। ऐसा बात नहीं है। सर। हाँ जी बेटा। गूगल के यूजर्स बढ़ गए होंगे। सर हमारे पास अब असर्शन रीजनिंग आएंगे क्या, अगर एमसीक्यूज की वो वेट उन्होंने बढ़ा दिया मेरे ख्याल में एमसीक्यूज? हाँ बेटा, एमसीक्यूज की वेटेज भी बढ़ गई है और 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के ऊपर आएंगे, जो रीजनिंग और असर्शन वाले जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो आपके पास एक वो केस स्टडी क्वेश्चंस कहते हैं उनको तो उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। सर जो वो भी तभी केस है स्टडी बेटा। आई थी वो आसान थी सर, बहुत ज्यादा, वो तो उसमें कुछ था ही अरे आसान ही होगी बेटा, आसान ही होगी, मेरी बात ध्यान से समझो। मैं +2 वालों को भी समझा रहा था, तुम लोगों को भी यही बता रहा हूं कि इन चीजों से पैनिक नहीं करने की जरूरत, ये चीजें कोई नवी नहीं है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न ही तो चेंज करा है, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस में तो कोई चीज इंक्लूड नहीं करी, ना उन्होंने कोई बाहर निकाली ना कोई अंदर डाली सिलेबस में। आपके सिलेबस में से ही वैसे क्वेश्चंस का ही तो एक पैटर्न चेंज कर दिया। भाई क्वेश्चन पहले ये पूछते थे तो आपको 4 लाइनें लिखनी है, उन 4 लाइनें लिखने की बजाय आपकी टाइम कंजप्शन जो है वो तो उतनी की उतनी रखी हुई है, बल्कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू दे दिया, बस आपने सोचना है और उसको क्लिक करके लिखना है। तो वही बच्चे अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अब +1 में हो तो आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने नॉन मेडिकल एक दूसरे की देखा देखी ली हुई है, चल चल नॉन मेडिकल लेंगे, बढ़िया है, कुछ कहने को तो रहता है, हाँ नॉन मेडिकल है। अब वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो पढ़ते नहीं। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। पहले बच्चे क्या करते थे, एक थ्योरी का रट्टा मार लेते थे और थ्योरी के रट्टे से स्कूल में निकल जाते थे, निकल चलो जी पास हो गए। +2 में भी यही होता था, जो नालायक टाइप स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं करने, सारा साल कंसेप्चुअल्स नहीं पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ने, चलो थ्योरी पे चलो और कुछ नहीं तो पास होने जोगे तो हो ही जाते थे। अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो चलेगा क्योंकि जो बोर्ड है वो क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना चाह रहा है आने वाले टाइम में, कि जो बच्चे बाहर आके पढ़ के निकले वो क्वालिटी वाले हों, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर वो बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें चारों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना है। अब आपको कंसेप्चुअल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, कंसेप्चुअल्स भी पढ़ने हैं, और थ्योरी तो अच्छे से रीड करनी है, और न्यूमेरिकल्स पे भी आप पे ध्यान देना पड़ेगा, जिन जिन चीजों के न्यूमेरिकल आते हैं या जिन चीजों के ऊपर चलते हैं। तो ये आप लोगों को अभी से अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ने की। अगर नहीं बनाओगे, सिर्फ वो रट्टाफिकेशन वाला काम पे चलोगे कि रट्टा मारो पास हो जाओ, रट्टा मारो पास हो जाओ, फिर वो काम थोड़े दिन के बाद खत्म होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को समझ लोगे अभी से
तो अगले साल आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस साल नहीं, अगले साल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अभी से अपनी एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि जो मैंने कंसेप्ट उठाया उस कंसेप्ट के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंसेप्ट यूज कहाँ हो रहा है और उसको हम लोग कैसे, जो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी तो आप उसका आंसर दे पाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल स्टोक्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने 7th यूनिट में। क्या होता है स्टोक्स लॉ? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे इट स्टेट्स दैट, रट्टा जो रट्टा लगा हुआ है वो शुरू हो जाएगा 6 बाई ईटा आर वी। पर आधे बच्चों को जब यही नहीं पता होगा इसमें ईटा क्या है, आर क्या है, वी क्या है और ये लॉ कहना क्या चाह रहा है और एप्लीकेबल किस चीज पर है, तो आप खुश हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो फिर फिजिक्स किस चीज के लिए पढ़ रहे हो। तो यही चीज वो चाह रहे हैं कि बच्चों को ये पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें वो चीज उनको आती हो, उनके यहाँ दिमाग में चीज हो, तभी वो आगे कुछ कर पाओगे तुम लोग। आई बात समझ? तो ये चीज पे थोड़ी अब आप लोगों को वर्क करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज यू विल सर्वाइव इन +2। क्लियर कट बात कर रहा हूं, बाकी बच्चे समझदार हो, तुम लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं। ठीक है जी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। बोलो क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी, क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप इंस्टा पे हो ना? हाँ हूं। कौन पूछ रहा है ये? मैंने देखी थी सर आपकी आईडी। बात सर बताएं। चलो अब आगे हम बात करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, ये तो था डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t में मैं पूछता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? अरे भूल गए। When sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1 विच इज, जब कब होता है साइन पाई बाय 2 पे, तो ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी? जब पाई बाय 2 हो जाएगी, देन y बिकम्स a, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके ओके सर, ठीक है, ये तो आ गया आपका एम्पलीट्यूड आ गया। नाउ वी विल फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सर। and we know that y is equal to a sin omega t is the displacement of oscillating particle. Yes, sir. यस सर। then velocity is equal to क्या होगा? dy by dt। याद आ गया? velocity dy by dt, dx by dt, rate of change of, अभी तो बोला rate of change of। अब ये चीजें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ये तो उन बच्चों के लिए समझाना पड़ता है जो बच्चा नया नया नॉन मेडिकल में घुसा हुआ, अब तो तुम पुराने हो गए। dy by dt, तो डिफरेंशिएट करो जरा इसको, क्या आंसर निकालोगे डिफरेंशिएट करके? सर a ओमेगा cos cos ओमेगा t। ओमेगा ए cos ओमेगा टी। बिल्कुल, क्योंकि साइन ओमेगा टी का क्या बन जाता है? cos ओमेगा टी, और उसका एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। ओके, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, इसको लेकिन अभी और थोड़ा सा और खोलेंगे इसको फॉर्मूले को। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं यहां। a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर द रूट लिख सकता हूं? Yes, sir. लिख सकते हैं। अरे साइन स्क्वायर ओमेगा, हाँ आइडेंटिटी लगा दी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, वो तो अंडर रूट कर दिया। ओके, नाउ फ्रॉम दिस y is equal to a sin omega t, sin omega t is equal to y by a। नहीं, अरे a sin omega t is equal to y, तो sin omega t क्या होता है मेरे बच्चों? y by a नहीं होगा? y by a।
तो मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह y बाय ए लग दिया, जब स्क्वायर था तो y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतनी तो आनी चाहिए। ओके सर। ओके, नाउ सॉल्व इट, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे ये सॉल्व करना नहीं चाहिए क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे हो, इतना तो क्लियर होना चाहिए। मैं सीधा लिख सकता था, ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो सीधा क्या रह जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। पर फिर भी मैंने एक स्टेप खोल दिया, कई किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है मैथमेटिक्स में हो जाती है कई बार, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, लिखना भी चाहिए। बोलो समझ आया? तो दो फॉर्मूले बन गए, एक तो एंगल की फॉर्म में वो ये बन गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक बन गया हमारे पास वाई और ए की फॉर्म में ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो अब इसके अंदर एक चीज और करेंगे, अब इसमें स्पेशल केस उठाएंगे। स्पेशल केस क्या होगा, इसी में स्पेशल केस लिखेंगे, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन समझते हो? मीन पोजीशन पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो v क्या बन जाएगा, a ओमेगा, दैट इज मैक्सिमम। मैक्स दीवाना बना दे। यस सर। क्या सर, दीवाना बना दे या ये सही है? सूर्यवंशी मारती है, सही है। दिन रात। अच्छा, दोनों ठीक है वैसे तो। y इज इक्वल टू ए ओमेगा बन गया। हाँ, एट मीन पोजीशन हो गया। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर y क्या होना चाहिए, a मैक्सिमम, है ना? y अगर a हो जाएगा तो v क्या बन जाएगा, 0 सर। तो इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज और क्लियर होती है कि एट मीन पोजीशन y जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पर y क्या होता है, मिनिमम होता है। y नहीं, सॉरी, v मिनिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर v मिनिमम होता है और एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। सर Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर थैंक यू हाँ सर। हाँ, सर बोलो ऐसा बोलो, नहीं होना ओए चाहिए अभी मैंने कि पॉज नहीं किया। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है सर किसी ऑस्किलेशन का, सर वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए। हाँ, तो वेलोसिटी 0 ही तो दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं मेरे भाई? अच्छा सर, मैं देखा नहीं था सर। बोल बता यार, आद्या वही समझा रहा हूँ, वही तो कह रहा है वही तो समझा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी 0 होगा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ये याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कंडीशंस के ऊपर। ओके सर। ठीक है, तो यही तो चीजें मैं कह रहा हूं, अच्छे से समझ के करो, तुम्हें पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज होनी चाहिए। चलो, बाकी का एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कल करवा देंगे। Okay, ठीक है, thank तब you. तक के लिए नमस्कार, तकलिया, प्लीज थोड़ा साइड जय हिंद, करना जय सर। भारत। सर लो जी लो, Okay, sir, हाँ thank जी you, बोलो। sir. कब ले रहे हो? Sir, फोर्थ thank you, यूनिट क्या बेटा? सर, टेस्ट कब ले रहे हो वो फोर्थ यूनिट का? पहले बेटा 4th यूनिट रिवाइज करेंगे एक बार, रिवाइज तो करने दे। पहले रिवाइज करेंगे बेटा Revise भी सैटरडे को। हाँ, इस सैटरडे को रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है ना? ओके सर। सैटरडे और संडे 2 दिन रिवाइज करेंगे हम। सर ऐसे कर करके सारे यूनिट करोगे? हाँ, कोशिश तो यही है बेटा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो चलते रहे। ओके सर। ठीक है ना? उतना आराम से होगा, चाहे थोड़ा थोड़ा करके चलें, चाहे आधी आधी यूनिट करके चलें, जितना जितना होगा काम, ताकि ये कि साइड बाय साइड रिवीजन भी चलती रहेगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, फिर एक फाइनल रिवीजन लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो ओके सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।